हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं साइकेट्रिक की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हम साइकेट्रिक की सारी टर्मिनोलॉजी पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। और साइकेट्रिक के डिसऑर्डर पढ़ने के लिए साइकेट्रिक की टर्मिनोलॉजी कंफर्म होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप साइकेट्रिक की प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट पूरी बनाई हुई है इस साइकेट्रिक सब्जेक्ट की। ठीक, तो आज का जो अपना डिसऑर्डर है वो है पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर पता होने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पर्सनालिटी क्या होती है, जो कि आपने साइकोलॉजी में पहले ही पढ़ रखी होगी। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर हम कब बोलेंगे, जब पर्सन की पर्सनालिटी डेविएटेड होती है उसके नॉर्मल पर्सनालिटी से। ठीक, तो देखो, ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज एन एंड्यूरिंग परवेसिव एंड फ्लेक्सिबल पैटर्न ऑफ इनर एक्सपीरियंस। पर्सनालिटी डिसऑर्डर हम कब कहते हैं कि हमारी जो एक्चुअल पर्सनैलिटी होती है, एंड्योरिंग मीन्स होता है कि लंबे टाइम तक सस्टेन करने वाली चीज़। ठीक, और परवेसिव का मतलब कि वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम परवेसिव बोलेंगे। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो क्या है, एंड्योरिंग है, परवेसिव है एंड फ्लेक्सिबल पैटर्न ऑफ इनर एक्सपीरियंस। हमारे जो इनर एक्सपीरियंस हैं, जैसे हमारे थॉट हैं, फीलिंग्स हैं, तो उनमें फ्लेक्सिबल पैटर्न में मिलते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब है उतार चढ़ाव वाले, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी ठीक है, कभी सैड और कभी हैप्पी, ये चीज़ें तो उतार चढ़ाव वाले जो रहते हैं इमोशंस, उसको हम बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट कर रहे हैं। एंड बिहेवियर दैट डेविएटेड मार्कडली फ्रॉम कल्चरल एक्सपेक्टेशंस। कल्चरल एक्सपेक्टेशंस का मतलब ये है कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है कि हम एक किस तरीके का पर्सन होना चाहिए। तो उस पर्सनालिटी से कोई भी पर्सन जब डेविएटेड हो जाता है तो उसको हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर में काउंट कर देते हैं। कॉज क्या हो सकता है, कॉज है सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट इन सोशल, ऑक्यूपेशनल और इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग। यानी कि वो किस चीज़ों से डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी सोसाइटी में, कि उसका सोशल बिहेवियर कैसा है, ऑक्यूपेशनल जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ पे किस तरीके का है, ठीक है, और क्या है उसकी फंक्शनिंग जो भी एरिया है वहाँ पे। तो कहने का मतलब हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि कोई भी पर्सन जो नॉर्मल है और नॉर्मल के बाद वो अपनी नॉर्मल पर्सनैलिटी से डेविएटेड हो जाए, नॉर्मल बिहेवियर ना हो, तो उसको हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में काउंट कर देते हैं। ठीक, ये साइकोसिस नहीं होते हैं, साइकोसिस होते हैं सीवियर डिसऑर्डर। तो साइकोसिस में ये कन्वर्ट होने के चांसेस भी हो जाते हैं काफ़ी, जब लंबे समय तक कोई भी पर्सन एक ही तरीके का बिहेवियर या पर्सनैलिटी परसिस्टेंट करता है जो कि एबनॉर्मल है, निगेटिव है, तो वो साइकोसिस में भी कन्वर्ट हो सकता है। अब ये इनको हम डिसऑर्डर क्यों बोल दे रहे हैं, क्योंकि देखो, निगेटिव पर्सनैलिटी, निगेटिव पर्सन, निगेटिव बिहेवियर कोई भी इंसान पसंद नहीं करता है। तो जब भी पर्सन अपनी नॉर्मल पर्सनैलिटी से डेविएटेड होता है तो उसको कोई भी पसंद नहीं करता, तो उसमें कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशराइज्ड होता ही है और वो टोटली डेविएटेड होके हार्म भी करता है लोगों को। ये सब चीज़ें उसमें होने लगती हैं। तो इसमें हम ये देखेंगे, हम इसको ग्रुप में पढ़ते हैं। जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है वो ग्रुप्ड कर दिए गए हैं कि एक तरीके के टाइप के पर्सनैलिटी वाले लोग उन्होंने एक ग्रुप में रख दिए हैं, और एक तरीके के जो मतलब अलग अलग 3 ग्रुप बनाए हैं। तो क्लस्टर इसलिए बोल रहे हैं कि ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, यानी कि एक से ज़्यादा हम डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं पर्सनैलिटी के एक ग्रुप में। तो जो क्लस्टर, इसमें 3 क्लस्टर में डिवाइडेड है, क्लस्टर ए और क्लस्टर बी और क्लस्टर सी। ठीक है, जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है वो अकॉर्डिंग टू आपका जो क्लासिफिकेशन है उसमें साइकेट्रिक में, तो उसमें उन्होंने क्या किया है, 3 उसमें ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है, क्लस्टर ए में, बी में और सी में। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं इसमें कि क्लस्टर ए में कौन से डिसऑर्डर आएंगे, क्लस्टर बी में कौन से होंगे और क्लस्टर सी में कौन से होंगे। ये देखने के बाद फिर हम एक एक एक्सप्लेन करेंगे इसमें। ठीक, तो सबसे पहले क्लस्टर ए में जो डिसऑर्डर आते हैं वो ऑड और इसेंट्रिक टाइप की पर्सनैलिटी इसमें देखने को मिलेगी। ऑड का मतलब बहुत अजीब, और तो क्लस्टर ए में किस तरीके के लोग होते हैं, जो बियर्ड बिहेवियर करते हैं, सस्पिशियस बिहेवियर हो या सोशल डिटैचमेंट हो। तो इसमें हमें एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट जो डिसऑर्डर है क्लस्टर ए में वो है पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जहाँ भी मैंने ये PD लिखा हुआ है ना, वो आपका पर्सनैलिटी डिसऑर्डर लिखा हुआ है। ठीक, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने।
तो ये कैसे लोग होते हैं? डिस्ट्रस्ट करते हैं, सस्पिशियस होते हैं। एक सीजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ये सोशली डिटैचमेंट होते हैं और लिमिटेड इमोशंस होते हैं इनके अंदर। सीजोटिपिकल जो होते हैं, सीजोटिपल टाइप की पर्सनैलिटी जो होती है वो ऑड थिंकिंग वाली होती है, मैजिकल होती है और ये बिलीफ नहीं करते हैं, ठीक है। अब बियर्ड इसको बोल सकते हैं, बियर्ड बिहेवियर बोल सकते हैं, एकदम बियॉन्ड द सिक्स सेंस, जिनको अजीब ही चीज़ें सुनाई दे रही होती हैं, दिखाई दे रही होती हैं, जो नॉर्मल पर्सन को नहीं होती हैं, उनको इस तरीके के थॉट आ रहे होते हैं, तो वो सीजोटिपल होता है। सीजोटाइपल का मतलब ही है कि सीजोइड टाइप का। तो ये तीनों जो हैं वो क्लस्टर ए में पढ़ेंगे हम, ठीक। नेक्स्ट है आपका क्लस्टर बी का डिसऑर्डर। तो क्लस्टर बी में देखते हैं कौन कौन से डिसऑर्डर हैं। इसमें ड्रामेटिक, इमोशनल और इरेटिक पर्सनैलिटी वाले लोग देखने को मिल जाएंगे, तो हम उनको क्लस्टर बी में काउंट कर देते हैं, ठीक। तो सबसे फर्स्ट है इसमें क्लस्टर बी में एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, हिस्टोरिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। तो जो एंटी सोशल होते हैं वो रूल ब्रेकिंग पर्सन होते हैं, वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपना जीवन नहीं जी रहे होते, सीधी सी बात। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले होते हैं, इनके रिलेशनशिप अनस्टेबल होते हैं, ठीक। इनके मूड चेंजेस होते हैं, सेल्फ इमेज इनकी डिस्टॉर्टेड होती है कि एक तरीके से नॉर्मल पर्सन को कितना साफ सुथरा अपनी बॉडी मेंटेन करके एक तरीके से रखनी चाहिए, वो सब इनमें नहीं दिखता है बॉर्डर लाइन वालों में, ठीक। हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी में क्या, ये तो अटेंशन सीकिंग पर्सन होते हैं। बस एक कीवर्ड याद कर लो कि कोई भी पर्सन अटेंशन सीकिंग वाला है तो वो हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी को कैरीड कर रहा है, ठीक। और नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी क्या होती है, इनमें थोड़ी सी ग्रैंडियरिटी टाइप होती है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी में, तो इनमें थोड़ी सी एम्पैथी भी कम दिखेगी, ठीक। तो ये 4 टाइप के जो डिसऑर्डर हैं पर्सनैलिटी के, वो क्लस्टर बी में आते हैं। किस में आते हैं? क्लस्टर बी में रखे हुए हैं। नेक्स्ट है क्लस्टर सी। क्लस्टर सी में एंसियस और फियरफुल टाइप के पर्सनैलिटी वाले लोग होंगे, जिसमें एक होता है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये ओसीडी से डिफरेंट है, आगे हम अंतर बता देंगे। एक हमने पढ़ा था, मतलब अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, इसके हमने टर्मिनोलॉजी में टर्म पढ़ लिए थे कि ऑब्सेशन क्या होता है, कंपल्सन क्या होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जो ओसीडी है उससे ये डिफरेंट है, वो आगे हम अभी एक्सप्लेन करेंगे तो बता देंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि पर्सनैलिटी के जो डिसऑर्डर हैं वो किस तरीके से डिवाइडेड हैं। 3 क्लस्टर में डिवाइडेड हैं, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी और क्लस्टर सी। अब हम क्लस्टर ए से शुरू करेंगे, जिसमें तीनों पहले पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद क्लस्टर बी के पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लस्टर ए से। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, इसमें बियर्ड, सस्पिशियस और सोशल डिटैचमेंट इस टाइप की पर्सनैलिटी वाले लोग रखे गए हैं क्लस्टर ए में। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है। पैरानॉइड का मतलब ही होता है, पैरा का मतलब, यहाँ पे पैरानॉइड का मतलब है एक तरीके से शक्की लोग, जो शक करने वाले लोग होते हैं, लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो वो पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। शक तो नॉर्मल इंसान भी सब करते हैं, लेकिन जिसकी पर्सनैलिटी में ही आ जाए विदाउट एविडेंस शक करना, तो वो एक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो इसमें देखो, दे आर वेरी सस्पिशियस ऑफ अदर्स, दे डू नॉट ट्रस्ट एनीवन, दे बिलीव पीपल वांट टू हार्म और चीट देम। इनको हमेशा कैसे लगता रहता है, इस टाइप की पर्सनैलिटी वालों को, वो हमेशा दूसरों पे शक करते रहेंगे, उनको ट्रस्ट नहीं होगा किसी पे भी, और वो उनको हमेशा लगता रहेगा कि दूसरे लोग हमें तो हमेशा हार्म करने की ही प्लानिंग करते रहते हैं, मुझ पे चीट कर रहे हैं। इस टाइप की जो पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है किसी भी पर्सन के अंदर, वो पैरानॉइड होती है। तो इसमें एग्जांपल है जैसे कि माई पार्टनर चीटिंग ऑन मी, आई फील दैट पीपल आर ऑलवेज प्लानिंग अगेंस्ट मी। तो इस टाइप की हमेशा जो पर्सनैलिटी में एक तरीके से समाहित हो जाती हैं चीज़ें लोगों को, तो वो एक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है, और ये आपके आसपास सोसाइटी में बहुत लोग मिल जाएंगे। और हम जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पढ़ेंगे ना, इसमें आपको ये लगेगा कि ये डिसऑर्डर तो हर एक इंसान में है, लेकिन उनको हम डिसऑर्डर तब तक नहीं कहते हैं जब तक कि वो सस्टेनेबल ना हो जाए। उस तरीके की पर्सनैलिटी, सस्टेनेबल मतलब लगातार वही चीज़ उसके अंदर देखने को मिलेगी। नॉर्मल इंसान कहीं एक आधी बार करता है, लेकिन जिनको डिसऑर्डर में कन्वर्जन हो गया, वो तो बार बार इसी टाइप का बिहेवियर करते रहते हैं, ठीक।
नेक्स्ट है सीजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सीजोइड में क्या होता है, शोज लिटिल और नो इमोशंस, द पर्सन प्रिफर टू बी अलोन, सोशल विदड्रॉवल। सीजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में सिर्फ इतना याद रखो कि ये सोशल विदड्रॉवल कर लेते हैं, बिल्कुल सोसाइटी से अपने आप को अलग रखना चाहते हैं ये लोग, तो उनको हम सीजोइड पर्सनैलिटी बोलते हैं। और पैरानॉइड में क्या है, वो शक्की टाइप के लोग बन जाते हैं। ठीक, इतने कीवर्ड याद करते जाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो क्या है इसमें, ये सोशल विदड्रॉवल होते हैं। हैज़ नो इंटरेस्ट इन क्लोज रिलेशनशिप, क्लोज रिलेशनशिप में इनको इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, अपनी फैमिली में, दोस्तों में, किसी में नहीं। ये अपने आप को सिर्फ अकेला ही रखना चाहते हैं और ये बोलेंगे कि हम अकेले ही मतलब अकेले ही हैप्पी हैं, हमें नहीं चाहिए फ्रेंड्स फैमिली कुछ भी नहीं। तो जैसे हमने एग्जांपल लिखा है, आई लाइक बीइंग अलोन एंड डू नॉट नीड फ्रेंड्स और फैमिली, आई एम हैप्पी बीइंग अलोन। इन लोगों के अंदर ये डेवलप हो चुका होता है कि हमें कोई फैमिली नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, टोटल सोशल विदड्रॉवल हो जाते हैं, ये अपने आप को सोसाइटी से अलग कर लेते हैं और अकेले रहना ही पसंद करते हैं। ठीक, तो लोगों में कभी कभी देखो, नॉर्मल लोगों में कभी कभी आता होगा कि चीज़ों से परेशान हो गए या फिर कुछ टाइम के लिए आता है कि अकेले रहो, ये करो, वो डिसऑर्डर नहीं हो सकता। लेकिन जो कैरी कर रहा है पूरे तरीके से इन चीज़ों को, वो डिसऑर्डर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सीजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक, कौन सा है, सीजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये हम क्लस्टर ए के पढ़ रहे हैं। तो सीजोटाइपल में क्या होता है, द पर्सन हैज स्ट्रेंज बिलीफ एंड थिंकिंग। तीनों में फ़र्क समझना, पैरानॉइड में था कि वो शक बहुत ज़्यादा करता है, सीजोइड पर्सनालिटी में था कि वो अपने आप को सोसाइटी से विदड्रॉ कर लेता है पूरी तरीके से, और सीजोटाइपल पर्सनालिटी में है कि वो अजीब तरीके से सोचता है, अजीब तरीके के उसके थॉट होते हैं जो नॉर्मल लोगों से मैच ही नहीं करते। तो इसमें देखो क्या है, द पर्सन हैज़ स्ट्रेंज बिलीफ एंड थिंकिंग लाइक मैजिकल स्पेशल पावर और सुपरस्टिशियंस, फील सेंजियस एंड सोशल सिचुएशंस। ये इनमें क्या होता है, ये सुपरस्टिशियस लोग होते हैं, अंधविश्वासी लोग। ठीक है, और ऐसी इनकी थिंकिंग होती है कि नॉर्मल लोग उसको नहीं सोचते हैं। बियर्ड थिंकिंग, स्ट्रेंज थिंकिंग, जैसे कि इसमें हमने एक एग्जांपल लिखा है, आई थिंक आई कैन रीड अदर पीपल थॉट। क्या ये पॉसिबल है, बियर्ड थिंकिंग है कि नहीं? क्या हम किसी दूसरे का थॉट पढ़ सकते हैं, उसके दिमाग में क्या विचार चल रहा है, हम नहीं पढ़ सकते। लेकिन सीजोटाइपल वाली पर्सनालिटी में लगता है। ठीक, जैसे हमने डिल्यूजन में और पढ़ा था इस टाइप का, लेकिन वो फिक्स्ड फॉल्स होता है, फिक्स्ड एकदम हो जाता है, तो उसको डिल्यूजन बोलते हैं। लेकिन इस टाइप का थॉट कैरी करते हैं उनको हम पर्सनैलिटी ही बोल देते हैं कि उन लोगों की पर्सनैलिटी ही वैसी हो गई है। ठीक, नेक्स्ट इसमें एग्जांपल है, आई बिलीव नंबर एंड कलर्स गिव मी सीक्रेट मैसेज। ऐसे भी पॉसिबल नहीं है, नॉर्मल लोग इस तरीके से भी नहीं सोचते हैं कि उनको नंबर कलर्स देख के ये लग रहा है, देखते रहेंगे और लगेगा कि इनसे ना मुझे कोई सीक्रेट मैसेज मिल रहा है। बिल्कुल बियर्ड थिंकिंग है ये। ठीक, तो याद रखें, पैरानॉइड पर्सनैलिटी में शक्की टाइप के लोग होते हैं, सीजोइड पर्सनैलिटी में टोटली सोशल विदड्रॉवल कर लेते हैं खुद को, और सीजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में वो अजीब थिंकिंग होती है, उनकी स्ट्रेंज थिंकिंग होती है, सुपरस्टिशियस होते हैं और बिल्कुल डिफरेंट थिंकिंग होती है। ठीक, तो ये हो गए आपके क्लस्टर ए के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, और नेक्स्ट है आपके क्लस्टर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्लस्टर बी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें देखो क्लस्टर बी में क्या होते हैं, एंटी सोशल, अटेंशन सीकिंग, ड्रामेटिक और इमोशनल। तो इस टाइप की जो पर्सनैलिटी है लोगों में, उनको हमने रख दिया है क्लस्टर बी में। ठीक, और जो शक करने वाले, सोसाइटी से खुद को विदड्रॉ करने वाले, अजीब तरीके से सोचने वाले हमने रख दिए हैं किसमें, हमने नहीं, मतलब जो क्लासिफिकेशन दिया है साइकेट्रिक में उसमें आपका रखा है क्लस्टर ए में। और जो एंटी सोशल, अटेंशन सीकिंग, ड्रामेटिक और इमोशनल टाइप के लोग जो हैं, इस तरीके का बिहेवियर उनमें शामिल हो गया है, पर्सनैलिटी डेवलप हो गई, उनको रखा है हमने क्लस्टर बी में। तो एंटी सोशल से तो सबको समझ में आ रहा होगा, एंटी सोशल क्या है, जो हम टर्मिनोलॉजी में भी पढ़ चुके हैं। एंटी सोशल ये इस तरीके के लोग होते हैं कि इनको सिर्फ अपना ग्रेटिट्यूशन चाहिए होता है, यानी कि खुद के आनंद के लिए दूसरों को कितनी भी तकलीफ पहुंचा सकते हैं एंटी सोशल लोग। तो इसमें देखो कैसा है, पर्सन्स हैज एग्रेसिव वायलेंट बिहेवियर, परसिस्टेंट लाइंग, स्टीलिंग, ब्रेकिंग सोसाइटी रूल्स एंड राइट्स ऑफ अदर्स विदाउट रिग्रेटिंग, नो गिल्ट और रिमोर्स। इनमें ना तो कोई गिल्ट होता है ना रिमोर्स, यानी कि कोई पछतावा नहीं होता है, ये जो भी काम करते हैं उसके लिए
ये बहुत गुस्सा करेंगे, वायोलेंट बिहेवियर करेंगे, झूठ बोलेंगे, चीज़ों को चुराएंगे, लोगों सोसाइटी के रूल ब्रेक करेंगे। एक तरीके से क्रिमिनल साइकोलॉजी होती है इसमें कि किसी को भी मान लो किसी को भी मार दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया, कोई रिग्रेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस टाइप के लोगों को हम क्या कहते हैं, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, या फिर हम बोल सकते हैं कि साइकोलॉजिकल क्रिमिनल साइकोलॉजिकल, एकदम क्रिमिनल साइकोलॉजी होती है इन लोगों की। ठीक, तो वो कैसी पर्सनैलिटी होती है, एंटी सोशल। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट नहीं है ये, इसमें पर्सनैलिटी उसका एंटी सोशल का ही दिया हुआ है। तो इसमें ये एंटी सोशल जो होते हैं वो और कैसे होते हैं, डिसरिगार्ड फॉर द सेफ्टी एंड सेल्फ और अदर्स, वांट इन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मैंने बोला ना कि उनको क्या चाहिए होता, वो हमेशा दूसरों की सेफ्टी और अपनी खुद की भी सेफ्टी, ऐसा नहीं है अब इस तरीके के क्रिमिनल एक्ट करेंगे तो उसमें खुद की सेफ्टी कहाँ से हुई, तो दूसरों की सेफ्टी, खुद की सेफ्टी, सबको डिसरिगार्ड कर देते हैं। ठीक, और उसमें क्या करते हैं, किस लिए करते हैं, ये खुद के ग्रेटिफिकेशन के लिए, यानी कि उनको बहुत आनंद मिल रहा होता है दूसरे को परेशान देख के, दूसरे को मार काट करके, दूसरे की एक तरीके से प्रॉपर्टी को बर्बाद करके, ये सब इसमें रहता है। तो इसको हम इसलिए और क्या बोलते हैं, साइकोपैथ टर्म यूज करते हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी के लिए, और साइकोपैथ भी टर्म यूज करते हैं, वो सोशियोपैथ और साइकोपैथ, ये दोनों टर्म हम यूज करते हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को डिफाइन करने के लिए। तो इसका एग्जाम्पल देखो क्या है, आई डोंट केयर इफ़ माई एक्शन हर्ट अदर्स। वो क्या कहते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ उससे दूसरों को कितनी तकलीफ हो रही है। ये इनका एटीट्यूड होता है एंटी सोशल वालों का। नेक्स्ट है आपका बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये काफ़ी रिस्की लोग होते हैं। तो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है, इसको देखो। तो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होती है, ये इसमें हम बाद में पढ़ लेंगे, पहले समझ लो क्या होता है। ये बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तब डेवलप होता है जब किसी भी पर्सन का बचपन जो है वो काफ़ी बेकार गुजरा हो, यानी कि काफ़ी घटनाएं हुई हों या फिर काफ़ी कड़वा बचपन रहा हो उनका। तो उस टाइप के जो बच्चे होते हैं जिनको अच्छी पेरेंटिंग हुड नहीं मिली होती है बचपन में, तो उस टाइप के जो बच्चे होते हैं उनमें आगे जाके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है। ठीक, तो वो एक कहीं ना कहीं कॉज माना जाता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का। तो ये कैसे लोग होते हैं जिनमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, वो जैसे कि ये बहुत रिस्की टाइप का बिहेवियर करते हैं, सेल्फ इंजरी से इनको परवाह नहीं है। ठीक है, और इनके बहुत ज़्यादा मूड जो हैं वो रैपिड स्विंग्स होते हैं, इनको अपने निगेटिव इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता है, इम्पल्सिव टाइप का बिहेवियर होता है, थोड़ा स्प्लिटिंग पर्सनालिटी भी बोल सकते हैं इसको। ठीक, सेल्फ डैमेज या फिर दूसरों को तो नहीं इतना, लेकिन सेल्फ डैमेज के लिए बहुत आतुर रहते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोग। जैसे कि हम एक एग्जांपल दे सकते हैं कि कोई भी बच्चा हो, मम्मी ने या पापा ने कुछ भी बोल दिया तो कहो उनको धक्का दे दिया या फिर उनका सिर फूट गया कुछ भी। ठीक है, या फिर कहीं जा रहे हैं तो उनको चाहिए कि हमको 200 की स्पीड पे चाहिए। ठीक, कैसे 200 की स्पीड पे चाहिए, गाड़ी चलाओ 200 की स्पीड पे, फुल रिस्क लाइफ में, कोई डर नहीं, कुछ भी नहीं। इस तरीके के ये लोग होते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले। तो हम ये कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को हम एंटी सोशल या फिर वायोलेंट तो नहीं बोल सकते, लेकिन कभी कभी इनका जो बिहेवियर होता है वो वायोलेंट टाइप का हो जाएगा, और कभी कभी जो होगा वो बहुत डाउन चला जाएगा। इसीलिए हम इसमें कहीं मैंने लिखा होगा कि इनमें मूड स्विंग्स होते हैं, यानी कि इनके जो रिएक्शंस हैं वो बहुत जल्दी चेंज होते हैं। वो जो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है उन बच्चों में, और इनमें आगे जाके अगर ये कंटिन्यू बना रहे इसी तरीके का बिहेवियर, किसी के भी अंदर ऐसी पर्सनैलिटी बनी रहे, तो आगे जाके वो फुल चांस है साइकोसिस में कन्वर्ट होने के। किसमें, साइकोसिस में कन्वर्ट होने के लिए फुल चांस रहते हैं। तो इसमें ओवरऑल बस ऐसा समझ लीजिए कि जो भी बच्चा या जिसको भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, बच्चे को नहीं, ज़रूरी नहीं बच्चे को, बड़े को भी, अडल्ट को भी हो सकता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो, तो उनमें क्या होता है, इतना समझ लीजिए कि इनका ऐसा व्यवहार होता है, कभी कभी ऐसा बिहेवियर कर देते हैं कि हम कभी सोच भी नहीं सकते कि ये बच्चा या ये शख्स इस टाइप का बिहेवियर कर सकता है। ठीक, अब देख लेते हैं इसमें लिखा क्या है। अनस्टेबल फ्रेजाइल सेल्फ इमेज। अनस्टेबल फ्रेजाइल का मतलब देखो, फ्रेजाइल का मतलब होता है उतार चढ़ाव वाली।
तो अनस्टेबल, इनकी सेल्फ इमेज जो है वो कुछ खास नहीं होती है। जैसे हम इसमें और भी पढ़ेंगे, जो हमने अभी एंटी सोशल पढ़ा है या फिर आगे पढ़ेंगे हिस्ट्रियोनिक पढ़ेंगे या नार्सिसिस्टिक पढ़ेंगे क्लस्टर बी के अंदर, तो वो इस टाइप की पर्सनैलिटी होती है। वो कहीं ना कहीं अपनी बॉडी इमेज को मेंटेन करके रखते हैं वो लोग। लेकिन बॉर्डर लाइन वाला उतनी अपनी बॉडी इमेज पे ध्यान नहीं देता, कैसे भी कपड़े पहनेंगे, कैसे भी रहेंगे, कितना भी खाएंगे, कुछ भी करेंगे, वो सब इसमें दिखेगा। ठीक, इम्पल्सिव एंड रिस्की बिहेवियर होता है इनका। अनेबल टू कंट्रोल नेगेटिव इम्पल्स, अगर इनके अंदर कोई भी नेगेटिव इम्पल्स आ रहा है ये कंट्रोल नहीं करेंगे। अप एंड डाउन मूड, इनके जो मूड है वो बहुत अप एंड डाउन हो सकते हैं। ऑफन एज ए रिएक्शन टू स्ट्रेस, स्ट्रेस की वजह से सुसाइडल बिहेवियर ऑफ थ्रेट ऑफ सेल्फ इंजुरी, फ्रिक्वेंट इंटेंस डिस्प्ले ऑफ एंगर। इनमें क्या होता है, सुसाइडल बिहेवियर भी देखा जाता है। सुसाइडल बिहेवियर यानी कि थ्रेट, जैसे कि कोई भी बच्चा हो, कोई उनके मम्मी पापा डिमांड पूरी नहीं कर रहे तो कैसे बोलेंगे कि हम मर जाएंगे, ये नहीं करोगे तो मर जाएंगे, यानी कि ये लोग बार बार मरने की धमकियां देते हैं। तो वो पर्सनैलिटी बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी में आते हैं इस टाइप के। ठीक, इंटेंस डिस्प्ले ऑफ एंगर, इंटेंस का मतलब जानबूझ के गुस्सा करते हैं ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर, वो बॉर्डर लाइन वाले। ठीक, इसमें देखो क्या है आगे, वेरी अनस्टेबल इमोशन, सडन मूड चेंजेस और इम्पल्सिव एक्ट। ये मैंने एक लाइन में लिख दिया है समझने के लिए, पूरा इसका वही है। ठीक, तो ये हो गया एग्जाम्पल। इसमें देखो क्या है, इफ़ यू नॉट रिप्लाई टू माई मैसेज आई फील यू विल लीव मी फॉर एवर। ये इनका बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का ही ये एग्जाम्पल है कि जैसे कोई भी है, अगर किसी ने उसका मैसेज नहीं किया तो वो इतना निगेटिव हो जाएंगे उस पर्सन के बारे में, इतना निगेटिव हो जाएंगे कि उनको लगेगा कि हम इसको छोड़ ही दें, हमेशा के लिए छोड़ दें, ये मेरे से बात ही ना करे। और नेक्स्ट क्या है, आई हर्ट माई सेल्फ व्हेन आई फील इमोशनली ओवरवेल्म्ड, यानी कि जब वो इमोशंस इतने ज़्यादा ओवरवेल्म्ड या फिर डीप इमोशंस या फिर किसी भी तरीके के निगेटिव या पॉजिटिव इमोशंस में जाता है पर्सन, तो उसको लगता है कि मैं अपने आप को ही हार्म कर लूँ। ठीक, तो इनमें ये मूड स्विंग वाला है कि दोनों इसमें हो सकता है, आई लव यू, आई हेट यू, किसी को बोलेगा हम तुम्हें चाहते भी हैं, नहीं भी चाहते हैं, जैसे एम्बिवेलेंस की तरह। ठीक, तो आई होप कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बॉर्डर लाइन वाला आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट है हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। हिस्ट्रियोनिक में सिर्फ एक कीवर्ड पकड़ लीजिए, ये अटेंशन सीकिंग पर्सन होते हैं और अटेंशन गेन करने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब अपने आप को ओवर मेकअप्ड कर सकते हैं, ठीक है, और अपने आप को एक तरीके से ग्लैमर भी बना सकते हैं, अपने आप को बीमार साबित भी कर सकते हैं और बहुत ड्रामेटिक टाइप के बोल सकते हैं हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी वाले लोग। तो इसमें क्या है सॉरी, ठीक है, तो ये हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी वाले पर्सन कैसे होते हैं, अटेंशन सीकिंग। देखो इसमें ओवर ड्रामेटिक एंड इमोशनल, ऑलवेज वांट अटेंशन टू अदर्स, एक्सेसिव कंसर्न विद फिजिकल अपीयरेंस, ईजिली इन्फ्लुएंस्ड बाई अदर्स। इनके अंदर क्या होता है, अटेंशन गेन करने के लिए ये कितना भी ड्रामा कर सकते हैं इमोशनली, ठीक है, हमेशा ये अटेंशन दूसरों से पाना चाहते हैं और ये एक्सेसिव कंसर्न होते हैं अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लिए, क्योंकि ये ग्लैमर तरीके से दिखने के लिए, जैसे कि कहीं पार्टी वार्टी हो रही है तो जो अटेंशन सीकिंग वाला पर्सन होगा वो अपने आप को बिल्कुल डिफरेंट बना के जाएगा उस पार्टी में कि उसको ही सब देखें, उसको ही सारे लोग अटेंशन दें। या फिर मान लो घर में कोई भी है, मोस्ट ऑफ जो इस तरीके का मिलता है वो बताते हैं कि फीमेल्स में ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसमें अटेंशन सीकिंग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसमें ये चीज़ दिखेगी। तो जैसे फैमिली में, ठीक है, फैमिली में कोई इमोशनल ड्रामेटिक टाइप की फीमेल्स होती हैं तो वो ये सारा कुछ क्यों कर रही होती हैं, आपके अटेंशन गेन करने के लिए। बिना बात के बीमार हो जा रही हैं, उनको कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, कुछ बीमारी निकल नहीं रही है, लेकिन उनको डेली कहीं सिर में दर्द हो रहा है, कहीं पेट में दर्द हो रहा है, लेटी पड़ी हैं बिस्तर पे, उठ ही नहीं रही हैं, सारे लोग उनकी हिफाजत करने में लगे हुए हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से अटेंशन गेन करना। ठीक, तो उसको हम हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी बोलते हैं। तो इन लोगों में क्या होता है, एग्जाम्पल देखो, एवरीवन मस्ट नोटिस मी। इनको सिर्फ एक ही वो रहता है कि हर कोई मेरे पे ही ध्यान दे, पूरी दुनिया मुझ पे ध्यान दे। ठीक, तो वो होते हैं हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोग। नेक्स्ट है आपका नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में ये समझ लो, इन इंसानों में ऐसा अहम होता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ,
यानी कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझदार मैं ही हूँ। इन लोगों के अंदर इस टाइप का जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप हो जाती है, जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं। ठीक, इसमें देखो, फैंटेसी अबाउट पावर, सक्सेस एंड अट्रैक्टिवनेस। फैंटेसी का मतलब समझ रहे हैं, है नहीं उनके पास ये चीज़, ना पावर है, ना सक्सेस है, ना अट्रैक्टिवनेस है, लेकिन उनके अंदर इतनी काल्पनिक चीज़ है कि मैं हूँ ऐसा, पावरफुल भी हूँ, सक्सेस भी हूँ, अट्रैक्टिव भी हूँ। तो ये उनकी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, आ जाता है। इसमें देखो, फील्स सुपीरियर टू अदर्स, ऑलवेज नीड प्रेज एंड एडमायरेशन। इसका की पॉइंट ये ले लो आप, पर जो नार्सिसिस्टिक वाले हैं उनका प्रेज और एडमायरेशन, यानी कि इनको हमेशा प्रशंसा चाहिए होती है, दूसरे लोगों से तारीफ चाहिए होती है। और कैसा फील करते हैं, सुपीरियर, दूसरे लोगों से अपने आप को सुपीरियर फील करते हैं और ये जताते हैं कि मैं ही सबसे समझदार हूँ, इसलिए मेरे थॉट्स को, मेरी चीज़ों को प्रेज करो, यानी कि प्रशंसा करो, एडमायरेशन करो। इस टाइप का इन लोगों में पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। दे हैव लैक ऑफ एम्पैथी, इनमें एम्पैथी की कमी हो जाती है। फेलियर टू रिकॉग्नाइज ऑफ अदर्स फीलिंग एंड नीड, और ये टोटली फेल होते हैं दूसरों की फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करने में या फिर उनकी नीड्स को। अगर दूसरी लाइन में बोलना चाहें तो इनके दूसरों की फीलिंग्स और नीड्स की कुछ नहीं पड़ी होती है, इनको बस अपनी तारीफ से मतलब होता है। ठीक, एग्जेजरेशन ऑफ अचीवमेंट और टैलेंट, इन्होंने जो भी अपनी लाइफ में अचीव किया है और टैलेंट जो भी है उनके अंदर जितना भी है, उसको वो हमेशा बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे। ठीक, तो ये होते हैं सबसे ज़्यादा मतलब समझेंगे कि मैं ही दिमागधारी पर्सन हूँ। ठीक, और ऐसा ही इनके अंदर डेवलप होता है, उसको हम बोलेंगे नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और ये जब कंटिन्यू होता है किसी लोग में, उसको रियलाइज ही नहीं होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो एक नॉर्मल पर्सनैलिटी से डेविएटेड है, तभी तो लोग कर रहे होते हैं और वो एक तरीके से डिसऑर्डर बन जाता है उनमें। ठीक, तो इसका एग्जांपल देखो, आई एम ऑलवेज राइट, बेटर देन अदर्स। ये हमेशा ये कहते हैं कि मैं ही सही हूँ और दूसरों से बेहतर हूँ। ठीक, तो ये है आपका, ये क्लस्टर बी के आपके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ख़त्म हो चुके हैं। तो इसमें हम इतना देख सकते हैं, जो आपका पर्सनैलिटी वाले हैं क्लस्टर बी वाले, कि जो एंटी सोशल है उसको इतना समझ लो कि वो, उसको सोसाइटी के रूल्स का कुछ नहीं पड़ा, वो टोटली एक तरीके से दूसरों को खूब हार्म करेगा, खूब चोरियां करेगा, मारेगा, पीटेगा, सब करेगा, पूरे एंटी सोशल वर्क करेगा, एक तरीके से क्रिमिनल साइकोलॉजी की तरह। उसको कोई गिल्ट नहीं होगा, कोई पछतावा नहीं होगा एंटी सोशल में। और नेक्स्ट आपका जो था बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, उनमें सिर्फ इतना समझ लो कि वो रिस्क लेने में एक नंबर माहिर लोग होते हैं बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले। वो अपने निगेटिव इमोशंस पे उनको कंट्रोल नहीं होता है और क्रोनिक एम्प्टीनेस फील करते हैं, यानी कि अपने आप के अंदर एक खालीपन सा महसूस करते हैं। उनके रैपिड मूड स्विंग्स होते हैं पर्सनैलिटी बॉर्डर लाइन वालों के। ठीक है, और नेक्स्ट था आपका हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी। उसमें क्या करता है इंसान हिस्ट्रियोनिक में, अटेंशन सीकिंग। ठीक है, वो किसी भी तरीके से करे, चाहे बीमार होके करे, चाहे अपने आप को अट्रैक्टिव बना के करे, ओवर मेकअप करके करे, कुछ भी करके करे, दूसरों से जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी वाले। और नेक्स्ट आपका नार्सिसिस्टिक है। ये क्या, इनको क्या लगता है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही सही हूँ, मुझे जो उनकी तारीफ करेगा वो उनका है, जो तारीफ नहीं करेगा वो उनका नहीं है। इस तरीके की इनमें पर्सनैलिटी होती है। तो ये क्लस्टर ए के और बी के कंप्लीट हो गए हैं डिसऑर्डर। नेक्स्ट है आपका क्लस्टर बी। नेक्स्ट क्या है, क्लस्टर बी। तो क्लस्टर बी में क्लस्टर सी, ए और बी तो पढ़ ही चुके हैं। तो क्लस्टर सी में किस तरीके के पर्सनैलिटी वाले लोगों को रखा गया है, एंसियस, फियरफुल और इनसिक्योर बिहेवियर वाले। जो एंजियस हो जाएं, फियरफुल हो और जिनका बिहेवियर इनसिक्योर हो, तो उनको क्लस्टर बी सी में डाल दिया गया है। तो फर्स्ट जो डिसऑर्डर है सी में वो है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अवॉइडेंट वाले लोग कैसे होते हैं, वेरी फियरफुल और क्रिटिसाइज्म और रिजेक्शन, वॉन्ट्स फ्रेंड्स बट अवॉइड पीपल ड्यू टू फियर। इनको ये हमेशा फियरफुल होते हैं किस चीज़ के लिए, क्रिटिसिज्म और रिजेक्शंस के लिए, कि दूसरे लोग उनको क्रिटिसाइज करेंगे, यानी कि कहीं पे भी उनकी इंसल्ट कर देंगे या फिर रिजेक्शन कर देंगे। इस टाइप का इनके अंदर एक तरीके से फियर होता है और ये चीज़ उनकी पर्सनैलिटी में शामिल हो जाती है और उनको हर जगह यही लगता है। ठीक,
तब ये लोग अवॉइडेंट पर्सनैलिटी इसको बोलेंगे। तो इसमें ये दोस्त तो चाहते हैं लेकिन अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि मुझे रिजेक्शन मिलेगा या क्रिटिसिज्म मिलेगा, ठीक है। तो ये अवॉइडेंट पर्सनैलिटी वाले लोग हो गए। इसका एग्जांपल है आई वॉन्ट फ्रेंड्स बट आई एम स्केर्ड दे विल रिजेक्टेड मी। वो फ्रेंड्स तो बनाना चाहते हैं लेकिन उनके अंदर ये भी है कि वो रिजेक्ट कर देंगे मुझे, ये फियर है, ये फियर है। यानी कि उनको ये डिसऑर्डर हो जाता है कि दूसरे लोग मुझे अवॉइड कर देंगे। हम कहीं भी बैठे, किसी के साथ भी कुछ भी करें, वो लोग मुझे अवॉइड कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट है आपका डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एक तो डिपेंडेंट बच्चा भी होता है जो अपने काम नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ पे वो डिपेंडेंसी नहीं है। यहाँ पे किस तरीके की डिपेंडेंसी हो जाती है लोग में, दे आर डिपेंड टू अदर्स फॉर मेकिंग ओन डिसीजन। ये लोग ऐसे होते हैं डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले कि इनको ये डर होता है कि मैं अकेला ना हो जाऊं। एक तुमने उसमें पढ़ा था अभी कि जिसमें वो ये कह रहा था कि मुझे अकेले ही रहना है, तो वो खुद से कह रहा था कि मुझे अकेले ही रहना है। लेकिन इसमें डिपेंडेंट में क्या है, उसको फियर होता है कि कहीं मैं अकेला ना हो जाऊं, तो वो सबको लेके चलेगा साथ, सबकी सलाह लेगा, सबकी राय लेगा। और फिर उसमें ऐसा करते करते क्या होता है, एक तरीके से पर्सनैलिटी ऐसी डेवलप हो जाती है कि वो डिसऑर्डर हो जाती है कि फिर वो कुछ भी करे जीवन में, वो बिना दूसरे की सलाह लिए हुए काम कुछ कर ही नहीं सकता है। तो इस टाइप की डिपेंडेंसी डेवलप हो जाती है पर्सन में, ठीक। तो इसमें क्या है, दे आर डिपेंड्स टू अदर फॉर मेकिंग ओन डिसीजन, फियर ऑफ बीइंग अलोन, दे आर वेरी हम्बल और क्लिंजिंग। ये लोग कैसे होते हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं बोले तो, जो डिपेंडेंट वाले होते हैं, लेकिन काम वो किसी की हेल्प से ही करेंगे। डिसीजन उनको कोई लेना है तो उसमें उनकी अपनों की हेल्प ही चाहिए, वो अकेले नहीं कर सकते, इतने ये डिपेंडेंट लोग हो जाते हैं। तो इसमें जैसे आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई कांट मेक डिसीजन विदाउट योर हेल्प, ठीक। नेक्स्ट है आपका ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसको यहाँ पे ठीक तरीके से समझ लेना, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे OCD यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जब हम पढ़ रहे होंगे तो उससे ये डिफरेंट है, ठीक। उससे क्या है, ये डिफरेंट है। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और ऑब्सेसिव कंपल्सिव में क्या फ़र्क होता है, सिर्फ इतना समझ लो कि OCD जो है वो एंजाइटी का डिसऑर्डर है और रिपीटेड थॉट का डिसऑर्डर है। लेकिन जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जिसमें पर्सनैलिटी ऐड हो जाए, तो समझो वो एक परफेक्शन वाला डिसऑर्डर है कि उसको हर चीज़ ऑर्डर में, मैनर में चाहिए होगी। तो एक चीज़ आप लोग करेक्ट कर लेना, आई थिंक मैंने उसमें ये चीज़ ऐड कर दी थी OCD वाले में कि वो लोग एकदम परफेक्टनिस्ट टाइप के रहते हैं, तो वो OCD में नहीं है ये चीज़, ये है आपका ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में, ठीक है। तो इसमें देखो, दे आर फोकस ऑन परफेक्शंस, रूल्स एंड कंट्रोल ऑफ थिंकिंग, दे टेक मोर टाइम टू कंप्लीट वर्क बिकॉज दे वांट मोर परफेक्शन, दे आर नॉट फ्लेक्सिबल। अब ये कैसे लोग होते हैं, मान लो इसका एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि एक कंपनी है, उसका जो बॉस है उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। अब ऐसे डिसऑर्डर वाला अगर कोई भी बॉस बन गया किसी कंपनी में, तो हर एम्प्लॉय का जीना हराम हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि उसको पूरी कंपनी में सारी चीज़ें परफेक्ट चाहिए, हर सामान जिस जगह पे जैसे रखा जाता है वैसे चाहिए, प्लस उसको एकदम रूल्स के अकॉर्डिंग काम चाहिए, पूरा फॉलोड करने वाला, भले ही उसमें कितना भी टाइम लग जाए पर परफेक्ट काम चाहिए। और दे आर नॉट फ्लेक्सिबल। नॉट फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि उसने जो बोल दिया कि ये है तो है, पत्थर की लकीर, वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो अपने आप में बदलाव नहीं कर सकता, जो उसको चाहिए जैसा चाहिए वैसे ही करवा लेगा वो, ठीक है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला, तो ये है आपका। इसमें देखो एग्जाम्पल, एवरीथिंग मस्ट बी परफेक्ट एंड इन ऑर्डर, उसको चाहिए रहता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं इस टाइप के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले को? मिस्टर परफेक्शनिस्ट। अब इसमें आप ये फ़र्क देख लो सॉरी, जो OCPD वाला होता है यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी वाला, और सिर्फ OCD वाला, इनमें क्या फ़र्क है? OCPD वाले में प्राउड ऑफ परफेक्शंस,
इसको गर्व है कि वो इतनी परफेक्ट चीज़ें कर रहा है, भले ही कितना भी टाइम ले रहा है, कुछ भी कर रहा है, दूसरों को परेशान कर रहा है, दूसरों को लाइन में लगा रहा है, कुछ भी कर रहा है, पर परफेक्ट कर रहा है। इसको प्राउड है इस बात पे। लेकिन ओसीडी में क्या होता है, सफर्ड विद रिपीटेड थॉट और एक्शन। तो यही फ़र्क है ओसीपीडी में और ओसीडी में। तो ये है पर्सनैलिटी का डिसऑर्डर और ये है थॉट और जो रिपीटेड वो एक्ट करता है उसका डिसऑर्डर, और ये एंजाइटी का डिसऑर्डर होता है। पर्सन को एंजाइटी होती है जब उसको बहुत रिपीटेड अनवांटेड थॉट आते हैं, तो फिर वो उसको एक्शन में कन्वर्ट कर लेता है, और जब वो एक्शन में कन्वर्ट कर लेता है तो उसकी एंजाइटी ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाती है, तो वो ओसीडी होती है। तो इन दोनों में हमेशा फ़र्क रखना, बारीक सा नहीं, फ़र्क तो काफ़ी बड़ा है इसमें। तो दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी और ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर, दोनों ही अलग अलग हैं। तो आई होप कि आपको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर समझ में आ गए होंगे, और मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जो मैं साइकेट्रिक पढ़ा रही हूँ वो मैं एनक्लेक्स की बुक से लेती हूँ, सॉन्डर्स की बुक से, जो थियोरेटिकल बुक है उससे कंटेंट लेती हूँ, और जो अपनी बीएससी नर्सिंग की बुक है साइकेट्रिक की उससे कंटेंट लेती हूँ, थोड़ा बहुत मैं गूगल की हेल्प ले लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं नोट को प्रिपेयर करती हूँ। और इसमें क्या है, आपका जो मैं पढ़ा रही हूँ वो डिटेल में पढ़ा रही हूँ, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कंपटीशन के लिए भी और आपके एकेडमिक्स के लिए भी। तो अगर आप बहुत अच्छी तरीके से चाहते हैं कि पूरा जो आपका साइकेट्रिक है एकदम क्लियर हो जाए, तो आप शुरू से वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो आपका टर्मिनोलॉजी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पढ़ने के लिए डिसऑर्डर्स। तो आई होप कि ये आपको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर समझ में आ गया होगा, जिसमें आपके 3 क्लस्टर थे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने इसमें पढ़ा था, क्लस्टर ए में पढ़ा था पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया, जिसमें वो बहुत शक्की टाइप का इंसान हो जाता है। सीजो टाइप सीजोफ्रेनिया पढ़ा था, जिसमें वो बिल्कुल सोशल विड्रॉवल हो जाता है पर्सन। और सीजो टाइपल पढ़ा था, जिसमें बहुत बियर्ड ऑड थिंकिंग, अजीब ही सोचता है, नॉर्मल पर्सन से डिफरेंट। और क्लस्टर बी में हमने एंटी सोशल पढ़ा था, जो बिल्कुल रूल ब्रेकिंग होता है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा होता, उसके खुद के रूल होते हैं, उन्हीं पे वो ज़िंदगी जी रहा होता है, उसको कोई मतलब नहीं सोसाइटी में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ठीक। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी वाला क्या होता है, ये अनस्टेबल रिलेशनशिप, सेल्फ इमेज, मूड चेंजेस वाले और रिस्की पर्सन होते हैं। ये खुद को हार्म भी कर सकते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। ठीक। हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी वाले कैसे होते हैं, अटेंशन सीकिंग लोग होते हैं। अटेंशन सीकिंग यानी कि अटेंशन पाने के लिए ये इमोशनली कितना भी ड्रामा कर सकते हैं, फिजिकली बीमार होने का भी नाटक कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ी सी ग्रैंडियोसिटी होती है। ग्रैंडियोसिटी हमने डिल्यूजन में पढ़ा था ना। ग्रैंडियोसिटी क्या होती है कि वो खुद को पावरफुल समझ रहा होता है, खुद को बहुत समझदार, सब कुछ समझता है। तो नार्सिसिस्टिक में सिर्फ इतना याद रखो, ये कहते हैं मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझे ही सब कुछ आता है, और मुझे मेरी तारीफ़ कर, मतलब ये सिर्फ ऐसे होते हैं कि इनको दुनिया भर की तारीफ़ चाहिए होती है नार्सिसिस्टिक वालों को। क्लस्टर सी में हमने पढ़ा था अवॉइडेंट पर्सनैलिटी, जिसमें वो ये समझते लगने लगता है लोगों को कि दूसरे के द्वारा मैं अवॉइड कर दिया जाऊंगा हर जगह। ठीक। डिपेंडेंट में क्या था, वो अपने डिसीजंस के लिए दूसरों पे ही डिपेंड रहते हैं हमेशा। ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या था, इसमें मतलब ये ओसीडी से डिफरेंट है, इसमें पूरा परफेक्शन होके इसमें काम करते हैं। इसमें उसको कोई ऑब्सेशन या कोई कंपल्सन नहीं हो रहा था, कोई रिपीटिव थॉट नहीं आ रहे होते, वो बस परफेक्ट मैनर में हर काम करता है। तो मिस्टर परफेक्टनिस्ट भी बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव वाले को। तो ये था आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिसऑर्डर के साथ। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी एंड स्टडी